हेलो एवरीबॉडी। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द 3.5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसके अंदर हम क्या किस तरीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हम क्वेश्चंस लगा देंगे। तो ये इसमें हम देखेंगे बेसिक आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते ही कैसे हैं। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास में लीनियर इक्वेशंस होंगी, वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल होगा, मतलब दो इक्वेशन होगी, जिसमें से पहली इक्वेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ऐसे लिखूंगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। व्हाट यू नीड टू फाइंड हियर, x क्या होगा ये निकालना है और y क्या होगा ये निकालना है। x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। कैसे क्या है, देखो कुछ नहीं करना आपको, x डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे यूज़ करना है b1c2 माइनस b2c1 विच इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाय b, और c के बाद हम c और a की पैटर्न पे चलेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे y डिवाइडेड बाय c1 और a2 माइनस c2 a1 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब a और b लिखा जाएगा तो यहाँ लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखो अगर आप देखो एक पैटर्न तो यहाँ पे ऐसे फॉलो हो रहा है, a b और c होता है ना, तो पहले स्टार्टिंग आप b से करते हो, फिर c, देखो bc आ रहा है पहले, फिर उसके बाद c और a का पेयर आ रहा है यहाँ पे y के नीचे, फिर a और b का कांस्टेंट के नीचे पेयर आ रहा है। तो दिस इज द इजीएस्ट और दिस इज द फॉर्मेट बाय विच यू कैन इजीली गेट द आंसर। ओके, तो यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल लेके आपको इस स्टेप को या फिर इस फॉर्मेट को लगा के समझाता हूँ। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3.5 एक्सरसाइज का ही, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, देर आर टू इक्वेशंस और उन्होंने बोला है कि एक काम करो, ये दो इक्वेशन का यूज करके आपको निकालनी है x और y की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना कैसे लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपको a b c मतलब a1 b1 c1 लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू क्या होगी और c1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो a1 की वैल्यू होगी यहाँ पे 8 और b1 की वैल्यू होगी यहाँ पे 5 और c1 की वैल्यू होगी -9, है ना। अगर इधर दिया हो तो मैशअप हो पूरी इक्वेशन तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तीनों के तीनों पार्ट एक साइड होने चाहिए LHS में या RHS में। तो c1 की वैल्यू होगी यहाँ साइन के साथ लिखना है -9। सिमिलरली अगर मैं दूसरी इक्वेशन से a2 और b2 और c2 की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन करना चाहूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a2, 3 होगी और b2 की वैल्यू होगी 2 और c2 की वैल्यू होगी -4, है ना। ये आपके पास में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यही वैल्यू आपको यूज़ करके फॉर्मूले में पुट करनी है, जो कि मैंने आपको बताया था क्या था, x डिवाइडेड बाय, व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला था आपका, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए छोटा करके थोड़ा सा, लेट मी इरेज दिस, और फॉर्मूले को बहुत छोटा सा लिखेंगे जैसे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c2 और c के बाद क्या आता है यहाँ पे a, c1 a2 माइनस, मतलब 1 2 2 1 ऐसे चलना है, c1 a2 और c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे चलना है a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपको वैल्यूज़ देखनी है यहाँ से, a की b की और c की, 1 की 2 की 3 की, जो भी है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो x डिवाइडेड बाय व्हाट इज b1 c2, व्हाट इज b1 और c2,
यहाँ पे आपका 5 इंटू 4 जो कि होता है आपका 20 और माइनस का 20 आप बोल सकते हो दिस इज -20 और माइनस का साइन एज इट इज B2C1 व्हाट इज B2 2 और C1 क्या है यहाँ पे 9 और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस तो 18 आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस का 18 आई होप यू गॉट द पॉइंट दिस विल बी द पॉजिटिव 18 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 A2 व्हाट इज C1 C1 इज -9 और A2 क्या होगा यहाँ पे 3 27 आएगा किसका माइनस का 27 तो आपको यहाँ लिखना है -27 और माइनस का साइन एज इट इज C2 A1 व्हाट इज द C2 -4 और A1 क्या होगा आपका 8 होगा तो 32 होगा -32 तो प्लस माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम +32 समझ में आएगी बात 1 डिवाइडेड बाय A1 और B2 और B2 तो यहाँ आ जाएगा आपका 16 ओके 16 माइनस A2B1 यहाँ पे आएगा 15 ओके 15 अब यहाँ पे जस्ट आपको सॉल्व कर लेना है तो x डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस करेंगे 18 माइनस करेंगे तो वी विल गेट हियर -2 यहाँ पे जब माइनस करेंगे वैल्यूज को तो 32 में से जब 27 माइनस होगा तो 27 + 3 कितना होता है 30 होगा और प्लस में 2 तो 3 + 5 आएगा तो y डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 16 में से 15 माइनस हुआ तो वी विल गेट द 1 डिवाइड बाय 1 अब आपको क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन में -2 को कंपेयर कर देना है 1/1 से सबसे पहले तो इन दोनों को कंपेयर करना है फिर उसके बाद में y अपॉन में 5 को कंपेयर करना है 1/1 से तो आपको y की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे करेंगे x डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1/1 तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द x इज इक्वल टू -2 तो ये आपको x की वैल्यू मिल गई ठीक है और y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे y का क्या थी वैल्यू y अपॉन में 5 था तो y अपॉन 5 is equal to 1 divided by 1 and then it will be cross multiply then it will get y is equal to 5 तो y की वैल्यू कितनी आ गई we will get the y is equal to 5 and x is equal to -2 so this is my answer this is how we can find out the value with the help of the cross multiplication method so I told you everything about the cross multiplication method what was the cross multiplication method x डिवाइडेड बाय देखो बहुत छोटी से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है उसके बाद में A1 B1 C1 A2 B2 C2 तो आप इजीली निकाल ही लोगे यार कहाँ से विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशंस ओके तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन इज 8x + 5y - 9 मतलब आपको बस यहाँ से ये वैल्यूज निकालनी है देखो पहला स्टेप ये वैल्यूज निकालनी है दूसरा स्टेप ये फॉर्मूला लिखना है इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में लिख के और आपको कंपेयर कर देना है पहले x को कांस्टेंट से कंपेयर करना तो x की वैल्यू आ जाएगी फिर y को कांस्टेंट से कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी अब आप याद कैसे रखोगे इस फॉर्मूले को तो बहुत ईजी है देखो आपको पता है कि a b और c तीन चीजें तीन कोफिशिएंट होते हैं तो आपको स्टार्ट b से करना है b से जाना है c पे तो देखो पहला होता है bc फिर जाना है c से a पे जो कि y के नीचे आता है ca फिर जाना है a से b पे जिसका मतलब होता है ab और फिर आपको एक पैटर्न पे चलना है 1 2 2 1 1 2 2 1 देखो 1 2 देखो 1 2 2 1 1 2 2 1 और 1 2 2 1 ये फॉर्मूला है जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हो आई होप यू गॉट द पॉइंट अब आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन इन द केस देयर इज द यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको यहाँ पे पेयर्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है और आपको पहले भी ये पता करना है कि इनमें से किसका यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक सॉल्यूशन है या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन है मल्टीपल सॉल्यूशन है इन्फिनिट सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिट सॉल्यूशन के बाद में है कोई सॉल्यूशन नहीं है तो मैंने आपको बताया था 3.4 के अंदर हम देखते हैं कोफिशिएंट का रेशियो आपको पता है कि अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 अगर इक्वल हो b1 डिवाइडेड बाय b2 के और वो भी इक्वल हो किसके
C1 डिवाइडेड बाय C2 के, अगर तीनों ही रेशियो कोफिशिएंट के इक्वल हो तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि मल्टीपल सॉल्यूशन, और हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। अगर 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 आपका क्या हो, अगर A1 तो इक्वल हो A1 और B1 तो इक्वल हो, ठीक है, लेकिन C इक्वल ना हो, C इक्वल नहीं होता, तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में जो लाइन है वो कैसी है, पैरेलल है, तो यहां लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन इन दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल होंगी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बॉस, तीसरी कंडीशन हो सकती है आपकी कि तीनों ही रेशियो बराबर ना हो, मतलब A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप बोल सकते हो इन दिस कंडीशन देयर इज वन सॉल्यूशन ओनली, एक सॉल्यूशन है वहां पे सिर्फ एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर तीनों रेशियो बराबर हैं तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि ये क्या है, कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है उसके ऊपर दूसरी लाइन है, तो बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रही है, बहुत सारे पॉइंट पे दूसरी लाइन को टच कर रही है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन भी आएंगे। दूसरी कंडीशन में C बराबर नहीं है तो पैरेलल है भैया, पैरेलल मतलब कहीं टच नहीं कर रही है दोनों लाइन, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अगर A, B और C तीनों ही बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि एक लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, वहां पे सिर्फ एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यही पता करना है कि इन पेयर्स में वन सॉल्यूशन है कि बहुत सारे सॉल्यूशन है या एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, बहुत इजी है, आप यहाँ पे रेशियो देख सकते हो A, B और C का। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही आते हैं। देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ द A एंड B, है ना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आए तो समझ लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। किस वैल्यू A और B के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बोला है कि A और B के किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन है, ये पहली लाइन है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। A और B की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो ध्यान से, इनफाइनाइट नंबर उन्होंने बोला कि हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने की क्या विशेषता, क्या खास बात होती है। तो आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर अगर सॉल्यूशन चाहिए तो जो A1 होता है और A2 का रेशियो होता है वो इक्वल होता है B1 बाय B2 के, और वो भी इक्वल होता है C1 बाय C2 के। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि दो इक्वेशंस के मल्टीपल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ओके, इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख लेता हूं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C1। दूसरी इक्वेशन को लिखूंगा कुछ इस तरीके से, a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई, then I have to shift the constant value which is minus 3a minus b और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको बोल सकते हो, ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये आपका C1 है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना a माइनस बी, ये A1 है, ये आपका कोफिशिएंट है जिसको आप B2 से लिख रहे हो, और ये जो है लास्ट का जो कि आपका कांस्टेंट है जिसको आप C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे बोला है कि इनफाइनाइट नंबर, आपको तो सिर्फ इस A और B का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इस रेशियो को बराबर लिख देना है। लेट्स राइट द रेशियो इक्वल हियर। तो सबसे पहले A1 अपॉन A2 लिख लेते हैं। व्हाट इज A1, 2 बाय A माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 2 बाय A माइनस B, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 बाय A प्लस B। क्लियर होगी बात, विच इज इक्वल टू माइनस 7, यहाँ पे देखो माइनस का साइन है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 3a माइनस b प्लस 2, माइनस 3a
माइनस बी प्लस टू। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस, अब क्या करना है भाई? अब कुछ नहीं करना है। इन्होंने बोला है कि इन्फानाइट सॉल्यूशंस हैं, तो इतना आपने यहाँ पे रख दिए बात को। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब हम यहाँ पे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं और दो इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको, मैं बराबर है ना तीनों, तो दिस इक्वल टू दिस लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी विच इज इक्वल टू -7। और नीचे अगर मैंने इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 3a प्लस बी -2, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी -2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ये जो चीज़ है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी और a माइनस बी जो है वो आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक छोटी सी एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी प्यारी सी। कैसे? यहाँ पे इसको लिखते हैं, देखो यहाँ पे करता हूँ मैं। तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ में? 3a प्लस बी -2 के साथ, और 7 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ में? a माइनस बी के साथ में। तो 2 3 जा 6a आया, प्लस में 2b आया, -4 आया, और यहाँ आया 7a माइनस 7b। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लिया आपने, तो किस तरीके से होगा देखो। यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक जगह लिख लो, मतलब 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस माइनस इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस 7b। ओके, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 6 और 7 में से माइनस हुआ तो यहाँ आएगा -a। 2 और 7, 2 और 7 जब ऐड हुआ तो कितना आएगा? 7 और 2 9 होता है, तो प्लस का 9b -4 इज इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, अब यहाँ पे आपके पास में एक इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन रखे रखो, ठीक है? इसको इक्वेशन आप बोल सकते हो, a बोल सकते हो, या x बोल सकते हो, या 1 बोल सकते हो, अब चाहो जो बोल दो इस इक्वेशन को। अब दूसरी इक्वेशन निकलेगी कैसे? देखो पहले तो मैंने कंपेयर किसको किया? इस वाली चीज़ को कंपेयर किया था हमने इससे। अब हम कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो चलो कंपेयर करते हैं भाई। तो नेक्स्ट उस पे पेज पे करेंगे कंपेयर। अब तो यहाँ पे हमने 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय -3a माइनस बी प्लस 2। ओके, इतना आपने लिख लिया। अब क्या करना है? यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा, इस वाली डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन आएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 3a प्लस b -2, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, दैट्स इट। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे इसको इससे। ओके, तो माइनस हट चुका है, माइनस को मैं हटा सकता हूँ, इस माइनस को मैंने हटा दिया, बिल्कुल रिमूव कर दिया। देन आई हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 3a प्लस b -2 के साथ, और जो 7 है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? a प्लस b के साथ। ओके, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 9a प्लस 3b -6 विच इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। बस इसको लाइक टर्म्स को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b। ओके, माइनस शिफ्ट हुआ तो माइनस आया ना बॉस। उसके बाद में माइनस का 6 एज इट इज, अब 0 इक्वल में आ गया। 9 में से 7 गया तो आपका 2a बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 और 3 जब माइनस हुआ तो यू विल गेट -4b। -6 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो तीनों में से 2 को आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी इक्वेशन को लास्ट में फाइनलाइज करके देगा आपको a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे लास्ट में यही बचेगा a माइनस 2b
माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। व्हाट वाज योर फर्स्ट इक्वेशन? क्या थी पहली इक्वेशन? पहली इक्वेशन थी आपकी कुछ इस तरह से, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आई आपकी कुछ इस तरह से। आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप चाहो तो, इन्होंने बोला नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से करो, इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला है। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहो तो एलिमिनेशन से। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से करता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन। अब देखो पहली और दूसरी इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो थी आपकी माइनस ए प्लस 9b, माइनस ए प्लस 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन क्या थी? a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं। प्लस 1 से माइनस ए से प्लस ए माइनस कैंसिल हुआ। अब आपको ऐड कर देने हैं बची हुई चीज़ें। तो यहाँ पे 9 और 9b में से 2 माइनस हुआ तो 9 में से 2 जाता है तो कितना आता है बताओ? 7 आता है। तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस का 7b, और यहाँ पे जब ऐड करोगे तो माइनस 4 और माइनस 3 कितना होता है? माइनस 7 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 7/7 विच इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब इस b की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन 1 में और चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट करो, a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 टू गेट वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे है माइनस a प्लस 9 और b की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आएगा माइनस a प्लस 9 1 जा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 9 में से 4 गया तो कितना आता है? 5। तो यहाँ पे आएगा माइनस a प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आएगा a इज इक्वल टू माइनस 5 और a इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू 5 आ गई है और b की वैल्यू 1 आ गई है। यही तो मुझे चाहिए थी, दैट्स इट। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि a और b कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते हो इसको। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। बिल्कुल क्या बोला है? फॉर विच वैल्यू ऑफ k, किस वैल्यू k की किस वैल्यू के लिए, ध्यान से सुनो। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आपको पता है कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? रेशियो किस तरीके का होता है? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ना हो, उसके लिए जो रेशियो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको सिर्फ यही यूज करना है और आपको k की वैल्यू निकालनी है। मतलब c तो इक्वल ही नहीं होगा, सिर्फ a और b ही इक्वल होगा। नो सॉल्यूशन बोला ना, नो सॉल्यूशन का मतलब जो लाइन है वो पैरेलल्स हैं। तो पैरेलल लाइन के लिए जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो कुछ इस तरीके से इक्वल में होता है। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से कोई भी मेथड यूज करो और इसको सॉल्व करो। तो स्टार्टिंग में जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था वो यही क्वेश्चन था, है ना, ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो मैंने करवा दिया। आपको किससे करना है? आपको मुझे पॉज करनी है वीडियो अभी और सब्स्टिट्यूशन से करके और नीचे कमेंट सेक्शन में 3 आंसर, जो भी आंसर है वो लिखना है। कैसे लिखना है? 3 आंसर और इक्वल, और जो भी आपका आंसर है वो लिखना है। आई विल रीड योर कमेंट एंड बताऊंगा कि आपका गलत है कि सही है। सब्स्टिट्यूशन से करना है आपको, क्रॉस से तो मैंने स्टार्टिंग में करके बता ही दिया था। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट से इक्वेशन तक और इक्वेशन से आंसर तक के क्वेश्चन की। लेकिन एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताने जा रहा हूँ। आपको कभी भी एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि ये मेथड लगा के सॉल्व करो, ये याद रखना। ये नहीं बोलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के ही सॉल्व कर। वो बोलेगा कि x और y निकाल, या फिर बोलेगा कि जो भी वैल्यू आपकी स्टेटमेंट में वो निकालो। चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से निकालो, चाहो तो एलिमिनेशन से निकालो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो। कभी आज तक मेंशन नहीं किया है, ना कभी करेगा। मेरी गारंटी है कि पर्टिकुलर मेथड लगा के सॉल्व करना है, कभी भी आपको मेंशन करके नहीं देगा। ओके, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं देगा। ठीक है, बोला है। अब ये जो क्वेश्चन होता है वो कंफ्यूज करते हैं।
From the pair of linear equation in the following problems, find their solution by any algebraic method. ऐसे बोलता है कि किसी भी algebraic method से, substitution से करो, elimination से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू. ओके, क्या बोला है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल का चार्ज है, एक पार्ट है मंथली हॉस्टल चार्ज का, इज फिक्स्ड. ओके, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. ओके, मतलब कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, मतलब हॉस्टल का एक जो पार्ट ऑफ चार्ज है वो फिक्स है, लेकिन जो दूसरा जो एडिशनल चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है कि किसने कितने दिन खाना लिया मेस से. ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज. ओके, एक बंदा है जिसने 20 दिन के लिए खाना लिया, 20 डेज के लिए, मतलब लड़का है लड़की है, जो भी है, लड़की है यहाँ पे, तो शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे 1180 रुपये, 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. दिस इज द नाइस क्वेश्चन. इसको मैं अभी इक्वेशन में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ. देखो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को जब इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ नहीं बताई हुई है, जो चीज़ पूछी है आपसे, उसको लेट कर लेना. यहाँ पे क्या नहीं बताई गई है आपसे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को और फिक्स चार्ज को एक्स और वाई यहाँ पे लेट करेंगे. तो लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, लेट फिक्स चार्ज इज एक्स रुपीज, तो यहां लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज. ओके, नेक्स्ट आपको यहां लिखना है द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू वाई रुपीज, है ना. यहां लिखना है आपको कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू वाई रुपीज लगेंगे. मतलब कि फिक्स चार्ज आपको एक्स रुपीज देने हैं और वाई रुपीज क्या है कि आपको एक दिन में कितना फूड को चार्ज लग रहा है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का जो चार्ज है वो वाई रुपीज है और फिक्स चार्ज जो है हॉस्टल का वो एक्स रुपीज है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. आगे देखते हैं यहाँ पे. अब ध्यान से सुनना कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. अब यहां पे इन्होंने बोला है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड. ओके, मतलब कुछ हॉस्टल का चार्ज आपको फिक्स देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा. उसके बाद में एडिशनल में आपको पैसा देना पड़ेगा, किसका, जितने दिन आप खाना खाते हो उसका, जितने दिन आप रुकते हो इनटू में जितने दिन खाना खाते हो, मतलब रहने का पैसा अलग, खाने का पैसा अलग है. तो एक जो लड़की है वो 20 दिन के लिए रुकती है, तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा एक्स रुपीज, प्लस में 20 दिन के लिए रुकती है तो एक दिन का खाने का चार्ज कितना है वाई, तो 20 दिन का कितना होगा वाई इंटू 20, और टोटल चार्ज कितना दे के जाती है वो लड़की, 1000 रुपीज. तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई. क्या बन गई, x प्लस में 20y इज इक्वल टू 1000. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. समझ में आ गई बात. देखो, हॉस्टल में रुकने का पैसा तो है एक्स रुपीज, एक दिन खाना खाने का पैसा है वाई रुपीज, और कितने दिन रुकी है लड़की हॉस्टल में, 20 दिन, तो 20 दिन खाना खाया होगा तो 20 इंटू वाई, तो जो कि आ गया 20y इज इक्वल टू टोटल पे कितना किया, हॉस्टल का फिक्स चार्ज और खाने का चार्ज मिला के 1000 रुपये पे किया. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी जो लड़की थी वो 26 डेज रुकी, तो फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया होगा, प्लस में 26y भी दिया होगा जो कि खाना खाने का पर डे का चार्ज, और 26 डेज तक पे किया. टोटल चार्ज कितना पे किया, 1180 रुपीज चार्ज पे किया. तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. आई होप यू गॉट द पॉइंट. दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस को आप याद रखेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को ही देखो, मैं दोबारा यहाँ पे पहली इक्वेशन लिख देता हूँ, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000. आप चाहो तो एलिमिनेशन यूज करो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन यूज करो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करो, और आप x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करो. ये जो x है और ये जो y है उसकी मैंने आपको पहुंचा दिया इक्वेशन तक, आपको फाइंड आउट करना है.
नेक्स्ट बोला है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट से पहुंचना है इक्वेशन तक, और इक्वेशन से पहुंचना है एक्स और वाई की वैल्यू तक। ठीक है, तो अब कौन सी मेथड से पहुंचे, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन यूज करो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहो तो एलिमिनेशन। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन में आपसे बोला है, क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 बन जाता है, कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर से एक माइनस कर दूं, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। मतलब क्या बोला है कि कोई एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं बताया है आपको, तो मैं मान लेता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्स और वाई मान लेता हूं, तो यहां लिख सकता हूं मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहां लेट कर लेता हूं, लेट, फ्रैक्शन में ऊपर वाली चीज क्या होता है, न्यूमरेटर, तो लेट कर लेता हूं न्यूमरेटर इज एक्स, ओके, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, तो इसको मान लेते हैं हम डिनोमिनेटर इज y। तो जो फ्रैक्शन होगा वो कुछ x अपॉन वाई इस फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा, x अपॉन वाई की फॉर्म में होगा। अब पहली सिचुएशन में बोला एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब x माइनस 1 कर दो और y को एज इट इज रखो, तो ये जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है, 1/3 बन जाता है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी पहली इक्वेशन। तो क्या बनेगी पहली इक्वेशन, कंप्लीटली 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, बन गई ना, पहली इक्वेशन बन गई, ओके, ये पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद आगे बोला है इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इट्स डिनोमिनेटर, अगर 8 जो है वो ऐड कर दूं किसमें, डिनोमिनेटर में, तो यहां पे होगा x डिवाइडेड बाय y प्लस में 8, ठीक है, 8 को ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 1/4। अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आएगी, तो 4x इज इक्वल टू y प्लस में 8, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। आई होप यू गॉट द पॉइंट, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन और लास्ट वन वॉज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन 3x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या था, y था। तो ये आपकी दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो ये दोनों इक्वेशन बस कुछ नहीं करना यार, इन दोनों को क्या करना है आपको, या तो एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y निकाल देना है। नेक्स्ट, या दिस इज द नाइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में ही छुपा होता है आंसर। क्या बोला है, ध्यान से देखो। यश नाम का एक लड़का है, स्कोर्ड 40 मार्क्स, 40 मार्क्स आते हैं उसके एक टेस्ट के अंदर, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब सही क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन करता है तो 3 मार्क्स मिलते हैं और 1 मार्क्स कम हो जाता है एक गलत आंसर लिखने के। Had four marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks total in total. How many questions were there in the test? Nice question. क्या बोला है, बोला ये है भैया कि टोटल क्या पूछा है, पहले उस पे आओ कि क्या पूछा है। ये एक टेस्ट होता है, उसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे ये बता दो। हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है, ये बताना है कि क्वेश्चंस कितने हैं, सही किए कि गलत किए, बाद की बात है। तो आप पहले बोला है कि यश नाम का जो लड़का है वो उसके 40 मार्क्स स्कोर करता है वो एक टेस्ट के अंदर, और किस कंडीशन में स्कोर करता है कि 3 मार्क्स उसको मिलेंगे राइट आंसर लिखने के और 1 मार्क्स वो खो देगा एक रॉन्ग आंसर लिखने के। ओके, 40 मार्क्स मिले हैं ना उसको, किस कंडीशन में मिले हैं कि 3 मार्क्स उसको राइट के मिले और 1 मार्क्स वो लूज करता है रॉन्ग आंसर लिखने के। आगे फुल स्टॉप का ध्यान रखना है, फुल स्टॉप के आगे लिखा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच correct answer and 2 marks has been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। देखो कितनी अच्छी बात बोली है। दूसरी सिचुएशन दी है कि अगर 4 मार्क्स मिले किसके, करेक्ट आंसर के, है ना, पहले की कंडीशन नहीं, नई कंडीशन बोली है कि करेक्ट आंसर करने के अगर आपको 4 मार्क्स मिले और गलत आंसर लिखने के 2 मार्क्स कट जाएं,
तो यश के टोटल जो मार्क्स आएंगे वो 50 आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है, एक 40 मार्क्स की कंडीशन है, एक 50 मार्क्स की कंडीशन है। तो दोनों से ही दो इक्वेशन बनानी है और आपको आंसर निकालना है। ध्यान से सुनो दोबारा से। यश नाम का लड़का है, वो एक टेस्ट देने के लिए बैठता है, तो उसके कितने मार्क्स आते हैं? 40 आते हैं। कब आते हैं भाई? जब उसके 3 मार्क्स सही पे मिले और 1 मार्क्स कट जाए गलत पे। उसके बाद में बोला है कि 4 मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड, 4 मार्क्स मिले और करेक्ट आंसर के, और 2 मार्क्स कट जाएं गलत आंसर के, तो उसको 50 मार्क्स आते हैं। तो बताओ कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस थे, एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चंस प्रेजेंट थे? ध्यान से सुनना, एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने प्रेजेंट थे। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है? रॉन्ग प्लस में राइट, दोनों को मिलाओगे तभी तो टोटल क्वेश्चन आएंगे। तो मैं बोल देता हूं, जो उसने गलत किया वो था x नंबर, जो राइट किए वो थे y नंबर में। ठीक है, तो रॉन्ग और राइट, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। समझ में आ गई बात कि x जो है वो नंबर है, रॉन्ग क्वेश्चन जो उन्होंने किए, यश ने किए वो, और y जो है वो राइट क्वेश्चन करने के हैं। मतलब y क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यश ने राइट किए, करेक्ट किए। तो इसका ही यूज करके हम क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। तो देखो ध्यान से कैसे हम इसको कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। लेट कर लेते हैं भैया, क्या रॉन्ग क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इज x, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल टू x, और यहां लिखेंगे दूसरा, लेट के करने में नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन इज इक्वल टू y। मतलब x क्या है? जो रॉन्ग क्वेश्चन किए कितने किए? x, और सही क्वेश्चन किए y। तो पहली कंडीशन है कि यश के टोटल मार्क्स कितने आए? 40। अब ध्यान से देखो, कि 3 मार्क्स मिलते हैं राइट के, है ना, 3 मार्क्स मिलते हैं राइट के, तो 3 इंटू वाई, प्लस में प्लस होगा कि माइनस होगा? बताओ, प्लस होगा कि माइनस होगा? ध्यान से सुनो, प्लस होगा कि माइनस होगा? देखो ध्यान से भैया, ये क्या है? y क्या है? राइट, ये मार्क्स हैं राइट सही करने पे, उनमें से माइनस होगा। कौन माइनस होगा? जो उन्होंने रॉन्ग किया। तो यहाँ आएगा 3y माइनस 1 इंटू एक्स, इतने क्या होंगे? मार्क्स माइनस हो जाएंगे, और टोटल कितने उनको मार्क्स मिलेंगे? 40 मार्क्स। तो ये कुछ इस तरीके का नहीं बनेगा, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। पहली इक्वेशन ऐसी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ये क्या है? राइट आंसर लिखने के मार्क्स, ये क्या है? डिडक्ट होंगे, मतलब माइनस होंगे रॉन्ग आंसर के। ठीक है, रॉन्ग आंसर इतने किए होंगे तो उसमें से माइनस हो जाएंगे, राइट में जो मार्क्स आएंगे ना आपके, उसमें से माइनस हो जाएंगे रॉन्ग वाले मार्क्स, और टोटल आपको मार्क्स मिलेंगे कितने? 40। समझ में आएगी बात? ओके। अब देखो ध्यान से, दूसरी कंडीशन है कि 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट करने के और 2 मार्क्स कट जाते हैं गलत करने के। तो कुछ इस तरीके से आएगा, 4y माइनस 2x इज इक्वल टू, टोटल मार्क्स इस कंडीशन में कितने मिलते हैं बॉस? इस कंडीशन में 50 मार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 50। तो ये आपकी आएगी सेकंड इक्वेशन। यू कैन से दिस इज द सेकंड इक्वेशन। और व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन? 3y माइनस एक्स, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। ये आपकी पहली इक्वेशन थी। क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन, चाहो तो एलिमिनेशन, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बोला है कि प्लेसेस हैं ए और बी, दो प्लेस है, 2 जगह है ए और बी। ठीक है, 2 जगह है जो कि 100 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। ए से बी कितना दूर है? 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। क्लियर बात? क्लियर? ओके। हाईवे पे 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट होती है, एक कार जो है वो ए से स्टार्ट होती है, और एक कार स्टार्ट होती है भैया आपके बी से। ठीक है, ए और बी से दोनों के दोनों, एक ये इस तरीके से कार खड़ी हुई है और दोनों खड़ी होती है, और एक इधर चलती है और एक चलती है भैया इधर। ठीक है, एक इधर चलती है। ध्यान से सुनना, सेम टाइम पे इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन डिफरेंट स्पीड्स, इसकी कोई डिफरेंट स्पीड होती है, इसकी भी कोई अलग स्पीड होती है। ध्यान से सुनना, स्पीड अलग है, टाइमिंग सेम है।
बोला है कि सेम टाइम पे लेकिन डिफरेंट स्पीड से चलती है। दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलती है। 5 घंटे बाद ये भी चली, ये भी चली, चलती रही। इसके ड्राइवर को भी बैठे बैठे 5 घंटे हो गए, इसके ड्राइवर को भी 5 घंटे बाद जैसे ही खत्म हुए तो दोनों मिल गए, कहीं ना कहीं बीच में मिल गए। ठीक है, यहाँ पे मिल गए मान लेते हैं। ठीक है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। समझ पा रहे हो? अगर एक दूसरे के इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट चलते तो वो 1 घंटे में मिल जाते। ठीक है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स। बहुत 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 इंटेलिजेंटली इसका आंसर देना होता है, बहुत ही स्मार्टली इसको करना होता है आपको। देखो निकालना क्या है, निकालना है कि आपको स्पीड निकालनी है, कार ए की कितनी स्पीड है और कार बी की कितनी स्पीड है ना, ये निकालनी है। तो यहाँ पे लेट करेंगे x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए एंड y किलोमीटर पर आवर जो होगी वो आपकी स्पीड ऑफ कार बी से होगी। ठीक है, आपको यही निकालनी है, तो चलो निकालते हैं। अभी दोबारा से मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे जो निकालना होता है उसको लेट कर लेते हैं यार, सबसे बड़ी बात यही है, यही आपको याद रखना है। तो लेट करते हैं क्या, लेट जो चीज़ आपको निकालनी है वो सबसे पहले पकड़ते हैं। तो यहाँ पे लेट करते हैं स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए, तो यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से कितना होगा स्पीड ऑफ कार पॉइंट ए से कितना होगा x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है स्पीड ऑफ कार पॉइंट बी, तो यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी, जो कि मान लेते हैं लेट किया है हमने y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई इतनी बात तो समझ में आ गई होगी यार, बी से आप y मान रहे हो और x किलोमीटर पर आवर ए से मान रहे हो। ठीक है, इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, आप देखो ध्यान से देखो, ए पॉइंट जो है वो बी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, बोला है कि 100 की डिस्टेंस पे, 100 की डिस्टेंस, 100 किलोमीटर बोला है ना, 100 किलोमीटर अपार्ट है। आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस इज नथिंग बट, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आता है, बिल्कुल आता है सर। तो स्पीड कितनी मानी थी हमने, इसकी मानी थी x किलोमीटर पर आवर और इसकी मानी थी हमने यहाँ से चलने वाले की मानी थी y किलोमीटर पर आवर। स्पीड विल नॉट बी चेंज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो पहली कंडीशन क्या है कि वो एक दूसरे से क्या चल रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, मतलब कार ये वाली इधर चल रही है और ये वाली भी इधर चल रही है, तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। समझ पा रहे हो, 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि क्या होगा, पहली कंडीशन का मतलब होगा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी 5 घंटे की, वो यहाँ पे पहली कार जो होगी वो निकल लेगी, दूसरी कार भी निकल लेगी। तो यहाँ पे बोल सकते हो 5 आर इंटू x किलोमीटर पर आर। अगर मैं इस टाइम को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या आएगी, ये आएगा कि जो ए पे खड़ी हुई कार थी उसने कितनी डिस्टेंस चली, उसको माइनस करूँगा किसके साथ में, y इंटू 5 के साथ में। माइनस करने पे क्या आएगा, 100 आएगा। आप बोलोगे कि क्यों आएगा 100, देखो ध्यान से, ए से चली हुई डिस्टेंस और बी से चली हुई डिस्टेंस 5 घंटे बाद मिलेंगे, तो दोनों की चली मतलब ए की डिस्टेंस को बी की डिस्टेंस से माइनस करने के बाद ही आपको 100 किलोमीटर मिलेगा। मतलब ए यहाँ से चला कहीं पे मिला, यहाँ पे पहुँच गया, बी चला यहाँ से और यहाँ पे। तो अगर इन दोनों की मतलब ए की डिस्टेंस, ए जितना चला उसमें से बी की डिस्टेंस को माइनस करूँगा तो देखो ये माइनस होगी। अगर यहाँ पे मिला ए ये रहा और बी ये रहा, तो ए की डिस्टेंस में से बी की डिस्टेंस को माइनस कुछ इस तरीके से करेंगे तो वी विल गेट 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलें तो 1 घंटे बाद में मिलेंगे, 1 घंटे बाद में मिलेंगे। तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो मतलब ऐड होगा यहाँ पे x इंटू 1 प्लस में ये डिस्टेंस है ए पॉइंट से चलने वाली कार की, और y इंटू 1 1 घंटे में चलेगा
बी पॉइंट से, तो कितनी डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस दोनों मिलके कितनी कंप्लीट करेंगे, वो भी 100 आएगा। तो आप बोल सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 होगा यहाँ पे। तो दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, जिसको हम कुछ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 आप कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हो। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड, और आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो कोई भी मेथड x और y निकालने के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे जो बोला है वो बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब यूनिट स्क्वायर वही बात है। ओके आगे बोला है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. एक rectangle की dimension पूछी है, तो नहीं दी हुई तो सबसे पहले एक rectangle बना लेता हूँ। rectangle क्या होता है, जिसकी length होती है ये और ब्रेथ होती है कुछ ये, मान लो ये ब्रेथ मान लो, ये लेंथ मान लो। तो आपको नहीं दिया हुआ तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेंथ को मान लेता हूँ x सेंटीमीटर, कुछ भी मान लेता हूँ, x सेंटीमीटर मान ली, और ब्रेथ को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे y सेंटीमीटर। ठीक है, x है आपका l और b है आपका y। क्लियर हो गई बात। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंथ को माना मैंने x और b को माना y। बोला क्या है इन्होंने बोला, ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन बोला है एज पर द क्वेश्चन गिवन। आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है पता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो पहली कंडीशन में बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब अगर आप इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, मतलब x माइनस 5 कर दूं, ओके, और y में मैं ऐड कर दूं 3, मतलब ब्रेथ को 3 से, तो जो एरिया आएगा, जो रियल एरिया होता है x इंटू वाई है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो रिड्यूस हो जाएगा कितना 9। सब समझ पा रहे हो, ये कुछ इस कंडीशन में बोलने की कोशिश की है इन्होंने। तो ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। गॉट इट। आगे जो कंडीशन बोली है वो बोली है कि अगर मैं लेंथ में 3 ऐड कर दूं और वो जो ब्रेथ में भी 2 ऐड कर दूं और फिर एरिया निकालूं, तो जो एरिया जो होगा x इंटू वाई वो इंक्रीज हो जाएगा 67, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। और फर्स्ट इक्वेशन पहले आई गई थी, कितनी आई थी, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। तो यहां पे समझने की बात दोबारा देखो, क्वेश्चन में बोला क्या था कि एक ट्रायंगल है भाई, उसकी लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को मान लिया y। बोला है कि अगर मैं पहली कंडीशन में बोला है कि अगर मैं लेंथ को 5 कम कर दूं और ब्रेथ को 3 बढ़ा दूं, तो जो एरिया होगा, जो पिछला वाला जो रियल एरिया होगा वो 9 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे में बोला है कि अगर लेंथ को 3 बढ़ा दूं और ब्रेथ को भी 2 बढ़ा दूं, तो जो एरिया होगा वो 67 इंक्रीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बस उसी कंडीशन पे मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दी। मुझे निकालनी क्या थी, एक्स और वाई। ये दोनों इक्वेशन को मैं या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके इजीली निकाल सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये आपका कंप्लीट 3.5 था। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेझिझक। सब्सक्राइब करना मत भूलना है ना।